बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र वीर और बलवान था, जबकि छोटा पुत्र शांत, विवेकी और अध्ययनशील था। राजा दोनों से समान प्रेम करता था, परंतु यह सोचकर चिंतित रहता था कि अपने बाद राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाए। राजा की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। चारों ओर समृद्धि थी। परंतु राजा वृद्ध हो चला था और उसे अब यह निर्णय लेना था कि दोनों पुत्रों में से किसे राजगद्दी सौंपी जाए। एक दिन राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा और जो इस परीक्षा में श्रेष्ठ सिद्ध होगा वही राज्य का अगला शासक बनेगा। दोनों राजकुमार सहर्ष तैयार हो गए। राजा ने प्रत्येक को एक एक थैली दी, जिसमें 100-100 स्वर्ण मुद्राएं थी। राजा ने कहा, इन मुद्राओं का उपयोग करके तुम दोनों 1 वर्ष के लिए देश भ्रमण पर जाओ। जहां भी जाओ, कुछ ऐसा कार्य करो जिससे इस राज्य का नाम उज्जवल हो। 1 वर्ष बाद लौटकर मुझे अपने कार्यों का विवरण दो। उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बड़ा राजकुमार, जिसका नाम वीरभद्र था, अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर एक बड़े सैन्य दल के साथ निकला। उसका उद्देश्य था अपने युद्ध कौशल और पराक्रम से राज्य का नाम बढ़ाना। पहले नगर में उसने एक डाकुओं से पीड़ित गांव को मुक्त कराया। वहां के लोगों ने उसे देवता मानकर पूजा की। आगे बढ़ते हुए उसने कई युद्ध जीते, अपने सैन्य बल से कई पड़ोसी राज्यों को झुकाया और अपने पिता के राज्य का विस्तार भी किया। लेकिन उसके मन में गर्व और अहंकार आने लगा। वह जहां भी गया, वहां उसने शक्ति और डर के बल पर शासन स्थापित किया। लोग उसकी वीरता से तो प्रसन्न थे, लेकिन उसके अहंकार और कठोरता से भयभीत भी। छोटा राजकुमार आर्यसेन नामक अलग मार्ग पर गया। उसने अपनी स्वर्ण मुद्राएं समाज सेवा, शिक्षा और विकास कार्यों में लगाईं। जहां भी गया, वहां स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए, निर्धनों को भोजन और वस्त्र प्रदान किए। उसने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया और कई गांवों में लोकसभा जैसी पंचायतें बनवाईं। एक गांव में उसने देखा कि किसान मानसून की अस्थिरता के कारण दुखी थे। उसने अपने धन का उपयोग कर वहां तालाब खुदवाया, जिससे वर्षा जल संचित किया जा सके। परिणामस्वरूप अगले वर्ष वहां अच्छी फसल हुई और लोग संपन्न हुए। वह न तो किसी सेना के साथ गया, न ही उसने कोई युद्ध लड़ा, परंतु जहां भी गया, लोगों ने उसे अपना प्रिय मान लिया। ठीक 1 वर्ष बाद दोनों राजकुमार महल लौटे। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया, जहां मंत्री, सभासद और प्रजा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सबसे पहले वीरभद्र ने अपनी विजयगाथा सुनाई, किस प्रकार उसने डाकुओं का अंत किया, शत्रु राज्यों को झुकाया और अपने पिता के राज्य का विस्तार किया। उसके पास युद्ध में जीते गए आभूषण, घोड़े, हाथी और सैनिकों की एक लंबी सूची थी। सभी दरबारी उसके पराक्रम से प्रभावित हुए। फिर आर्यसेन ने अपनी यात्रा का विवरण दिया। उसने कहाँ-कहाँ विद्यालय बनवाए, कितने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, किस प्रकार छोटे गांवों में स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, यह सब उसने विस्तार से बताया। लेकिन उसके पास दिखाने के लिए ना तो सैनिक थे, ना आभूषण और ना युद्ध विजय के प्रमाण। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। वह रात भर सोचता रहा। अगली सुबह राजा ने पूरे दरबार में दोनों पुत्रों को सामने खड़ा किया और कहा, वीरभद्र, तुम्हारी वीरता और पराक्रम प्रशंसनीय है। तुमने यह सिद्ध किया कि कोई शत्रु हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आर्यसेन,
तुमने यह सिद्ध किया कि एक राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन्हें सशक्त बनाना है। मेरे लिए निर्णय कठिन था, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस राज्य का उत्तराधिकारी आर्यसेन होगा। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ने कहा, परंतु आर्यसेन ने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा राजा वह नहीं जो युद्ध लड़कर रक्त बहाए, बल्कि वह है जो अपने लोगों की रक्षा करे, उन्हें शिक्षित करे और उनके जीवन को बेहतर बनाए। वीरभद्र भी चुप रहा। पहले तो उसे बुरा लगा, परंतु जब उसने अपने भाई के कार्यों के बारे में सुना, तो वह समझ गया कि राज्य चलाने के लिए केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा की भी आवश्यकता होती है। राज्य का राजतिलक समारोह भव्य रूप से हुआ। आर्यसेन ने गद्दी संभालते ही राज्य में कई सुधार लाए। उसने अपने भाई वीरभद्र को सेना का प्रमुख बना दिया। दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रजा उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखती थी। राजा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संतुष्ट था कि उसने एक योग्य उत्तराधिकारी चुना। और इस प्रकार राजा के दो पुत्रों की कहानी एक सीख बनकर रह गई कि शक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु सेवा उससे कहीं अधिक महान है। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपने लोगों की भलाई करना है। पराक्रम प्रशंसनीय है, लेकिन करुणा और विवेक ही सच्चे नेतृत्व के लक्षण होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।